दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है, लेकिन एक अच्छे से मॉरल के साथ। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माइज़र। दोस्तों, माइज़र एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a miser went to the city to meet his friend। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। वंस एक बार, आ माइज़र एक कंजूस, वेंट गया, टू द सिटी शहर गया, टू मीट हिज फ्रेंड। दोस्तों, अब देखिए ये जो पूरा वाक्य है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। आपको कई ऐसे वाक्य दिखेंगे जहां वाक्यों में दो वर्ब या फिर तीन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप इस तरह के कोई भी वाक्य बनाएंगे जहां पर दो वर्ब या फिर तीन वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो आप याद रखें कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा। जैसे ये पहली वर्ब है, और जब आप दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी वर्ब का इस्तेमाल करने से पहले आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। यदि यहाँ पर तीसरी वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा तब भी हमें टू के बाद ही फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। तो जब आप कोई भी वाक्य ऐसा बनाएं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो याद रखें कि पहली वर्ब के बाद चाहे वो दूसरी हो या फिर तीसरी हो, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और उससे पहले कंजक्शन लगाना है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस एक बार, अ माइज़र एक कंजूस, वेंट टू द सिटी शहर गया, टू मीट हिज फ्रेंड अपने दोस्त से मिलने। चलिए दोस्तों, मैंने आपको दो वर्ब के वाक्य के बारे में बताया, और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा। दोनों ही वाक्य दो वर्ब के हैं, जो यदि आप दो वर्ब का यूज़ करना सीख गए तो आप उन दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, वह डॉक्टर बनना चाहता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको वाक्य दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। वह मुझे पढ़ाने आया था। दोस्तों, ये जो दूसरा वाक्य दिया है मैंने, इसमें भी दो क्रियाएं हैं, पढ़ाना और आना। और ये जो वाक्य है दूसरा, ये पास्ट परफेक्ट है। तो दोस्तों आप दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक कंजूस अपने दोस्त से मिलने शहर गया। द माइज़र्स फ्रेंड thought of teaching him a lesson so that he gives up his miserliness। क्या अर्थ हुआ? माइजर्स फ्रेंड थॉट। दोस्तों, यहाँ माइजर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर करना होता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। थिंक मतलब सोचना या लगना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। स्पेलिंग को भी आप नोट कर लीजिए, THOUGHT, इसको थॉट पढ़ेंगे। माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन। कंजूस के दोस्त ने, हिम मतलब होता है उसे, कंजूस के दोस्त ने उसे, लेसन मतलब सबक, एक सबक सिखाने के बारे में सोचा। सो दैट ताकि ही
गिव्स अप हिज माइजरलीनेस। दोस्तों गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना, यहाँ इसका मतलब है छोड़ देना। और हिज मतलब उसका या उसकी, और माइजरलीनेस नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूसी। आप इसे भी नोट कर लीजिए। सो दैट ताकि ही गिव्स अप हिज माइजरलीनेस, ताकि वह अपनी कंजूसी छोड़ दे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन सो दैट ही गिव्स अप हिज माइजरलीनेस। कंजूस के दोस्त ने उसे एक सबक सिखाने के बारे में सोचा ताकि वह अपनी कंजूसी छोड़ दे। ही took him to the market and said, "You can wish to eat anything and I will get it for you." दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसको एक एक स्ट्रक्चर को करके ट्रांसलेट करेंगे। जो ये वाला वाक्य है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब होता है दोस्तों लेना, या जब हम किसी व्यक्ति को कहीं ले जाते हैं उसको भी टेक कहा जाता है। और जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। TOOK टुक। ही टुक हिम, वह उसे ले गया, टू द मार्केट, वह उसे बाज़ार ले गया, एंड सेड और कहा, यू कैन विश टू ईट एनीथिंग। दोस्तों विश करने का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। यू कैन विश, आप इच्छा कर सकते हो, टू ईट एनीथिंग, कुछ भी खाने की, एंड आई विल गेट इट फॉर यू, और मैं वो आपके लिए लाऊंगा। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल होगा उसको विल माना जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वह उसे बाज़ार ले गया और कहा, यू कैन विश टू ईट एनीथिंग, आप कुछ भी खाने की इच्छा कर सकते हो, एंड आई विल गेट इट फॉर यू, और मैं वो आपको दिलाऊंगा। आगे देखिए। दे वेंट टू अ होटल। दोस्तों THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आप इन सब शब्दों को नोट किया कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो इसे नोट कर लीजिए। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक प्लूरल नाउन है, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये प्लूरल नाउन है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है उनका भी प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो यदि आपको ये बात पता होगी कि ये प्लूरल है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका चुनाव आप सही से करेंगे। तो क्या अर्थ हुआ? दे वेंट टू ए होटल। दोस्तों इसको कई लोग होटल पढ़ते हैं, तो जो आमतौर पर हिंदी में हम होटल बोल देते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है होटल। तो क्या अर्थ हुआ? दे वेंट टू ए होटल, वह एक होटल गए, वह एक होटल गए। द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने पूछा, हाउ इज़ द डिनर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज ए मार्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर दोस्तों ये है हाउ, HOW। हाउ का मतलब होता है कैसे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर नोट करें। जब आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो कोई भी ग्रामर का सेंटेंस हो, मतलब कोई भी किसी भी टेंस का हो, तो आप इस बात को याद रखें कि जब हम कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, जो प्लेसमेंट है उसको आपको करेक्ट रखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ आप नोट रखें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो सेंटेंस है वो आप करेक्ट बना पाएंगे। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ? द फ्रेंड आस्क्ड, दोस्त ने पूछा, हाउ इज़ द डिनर। दोस्तों डिनर का मतलब क्या होता है? रात्रि का भोज। जो अक्सर जो हम रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं उसे इंग्लिश में डिनर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है रात्रि भोज। तो क्या अर्थ हुआ? दोस्त ने पूछा, हाउ इज़ द डिनर, मतलब कि डिनर कैसा है, या कह सकते हैं रात्रि भोज कैसा है। द होटल ऑनर रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब क्या होता है? जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। द होटल ऑनर रिप्लाइड, होटल के मालिक ने जवाब दिया, एज टेस्टी एज स्वीट्स श्रीमान। तो जो होटल का मालिक था उसने जवाब दिया कि श्रीमान
एज टेस्टी एज स्वीट सर, मतलब कि सर का मतलब श्रीमान की श्रीमान उतना स्वादिष्ट जितनी मिठाइयाँ। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब ये लोग होटल पे गए तो उसके बाद जो दोस्त था उसने पूछा कि भाई जो डिनर है वो कैसा है, तो जो होटल का मालिक था उसने जवाब दिया कि उतना ही स्वादिष्ट जितनी मिठाइयाँ। देन फिर लेट अस हैव स्वीट्स, फिर चलो हम स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ खाते हैं। दोस्तों हैव का मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब भी है उसके अलावा ये एक वर्ब भी है, वर्ब में इसका मतलब होता है खाना, तो यहाँ पर इसका मतलब है खाना। तो उन्होंने क्या कहा, चलो फिर हम मिठाई खाते हैं। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा। दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड, स्वीट शॉप का मतलब होता है दोस्तों मिठाई की दुकान। वे लोग, या कह सकते हैं कि वे, जैसे मैंने आपको बताया दे का मतलब वे लोग भी होता है, साथ में वे भी होता है और ये प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वेंट टू अ स्वीट शॉप, वे एक मिठाई की दुकान पर गए एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, मिठाइयाँ कैसी हैं। और ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और दोस्तों यहाँ पर आर का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है यहाँ देख सकते हैं ये प्लूरल है। अगर ये स्वीट होता तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि वे एक मिठाई की दुकान पर गए और पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, मिठाइयाँ कैसी हैं। एज स्वीट्स एज हनी, इतनी मीठी जितना शहद। द स्वीट शॉप ओनर सेड, मिठाई के दुकान के मालिक ने कहा। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा। लेट अस हैव हनी देन, चलो फिर हम शहद खाते हैं। आगे देखिए, द फ्रेंड टुक द माइजर टू अ हनी शॉप एंड आस्क्ड, हाउ इज़ द हनी। चलिए इसको यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं। जो फ्रेंड था उसने क्या कहा, लेट अस हैव हनी नाउ देन, चलो फिर हम शहद खाते हैं। द फ्रेंड टुक द माइजर टू अ हनी शॉप, दोस्त, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दोस्त कंजूस को शहद की दुकान पर ले गया एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ इज़ द हनी, शहद कैसा है। एज प्योर एज वाटर, द हनी सेलर रिप्लाइड। दोस्तों रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेलर मतलब विक्रेता या दुकानदार। तो क्या अर्थ हुआ कि एज प्योर एज वाटर द हनी सेलर रिप्लाइड, शहद विक्रेता ने, विक्रेता का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, हिंदी में है इसको, जिसको बेचने वाला उसे विक्रेता कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि शहद विक्रेता ने जवाब दिया, उतना शुद्ध जितना पानी। सेड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा। आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स। दोस्तों प्योरेस्ट का मतलब होता है सबसे शुद्ध, और ये एक सुपरलेटिव डिग्री है प्योर की। प्योर एक एडजेक्टिव है, आप नोट कर लीजिए, जिसका मतलब होता है शुद्ध, और इसकी जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है वो है प्योरेस्ट। प्योरेस्ट का मतलब होता है सबसे शुद्ध, PUREST। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क ज़रूर देना चाहूँगा। मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई, प्योरेस्ट का मतलब सबसे शुद्ध, और ये सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, प्योर की। तो दोस्तों आपको एक वाक्य बनाना है, आप एक सेंटेंस को बनाएं और उस वाक्य में आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। तो आप होमवर्क समझ गए होंगे कि आपको एक मतलब इस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है इंग्लिश में। आप उसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए क्या अर्थ हुआ कि जो दोस्त ने क्या कहा, आई विल फीड यू। और दोस्तों आप फीड को भी नोट कर लीजिए। देखिए फीड का क्या अर्थ होता है, ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, नोट कर लीजिए। फीड का अर्थ होता है खिलाना पिलाना, तो उसे फीड कहते हैं। आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको खाने में सबसे शुद्ध चीज़ खिलाऊंगा। सो इसलिए द माइजर वॉज ऑफर्ड सेवरल पॉट्स फुल ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ फूड। चलिए दोस्तों एक एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये इसको देख लेते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके
नोट बना लीजिए, स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का यूज़ करना है, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट है माइज़र वो एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया गया और यहाँ साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ऑफर का मतलब होता है किसी को देना, तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द माइज़र वॉज ऑफर्ड, कंजूस को दिए गए सेवरल पॉट्स, कई सारे पॉट्स दिए गए। पॉट्स का मतलब क्या होता है? इस तरह के छोटे मतलब बर्तन जिसमें हांडी वगैरह कह सकते हैं, उसको पॉट कहते हैं। इसलिए कंजूस को कई सारी हांडियाँ दी गई, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई, इंस्टीड ऑफ फूड, खाने की बजाय। और आप इसे भी नोट कर लीजिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब की बजाय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कंजूस को खाने की बजाय कई हांडियाँ पानी की दी गई। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी जल्दी से देख लीजिए। अच्छा मॉरल है, गिव अप माइजरलीनेस। गिव अप मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिए। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। इसके दो मतलब है, हार मानना भी गिव अप होता है, साथ में छोड़ने को भी गिव अप कहते हैं, और माइजरलीनेस कंजूसी। गिव अप माइजरलीनेस का मतलब होता है कि कंजूसी छोड़ दें। चलिए तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और ये जो कहानी थी ये एक तरह से फ़नी स्टोरी ही थी, क्योंकि यदि कहानी को देखा जाए तो हमने देखा कि जो दोस्त था वो अपने दोस्त से मिलने गया था, और उसका दोस्त जो था वो बस उसको सबक सिखाना चाहता था। तो जो बात शुरू हुई थी खाने से, वो पानी पे आके ख़त्म हुई, और लास्ट में जो कंजूस का दोस्त था उसने उसको सबक सिखाया, उसको पानी पिला के। तो दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि व्यक्ति को कंजूसी, हद से ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे थोड़ी बहुत कंजूसी दोस्तों आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंजूसी ना करने पर भी जो व्यक्ति का बजट है वो बिगड़ जाता है। खासकर हम जैसे जो मध्यम परिवार के लोग हैं उन्हें कंजूसी भी करनी होती है, लेकिन कंजूसी भी थोड़ी कम ही मात्रा में ठीक रहती है। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप यदि पॉसिबल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं या किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो भी मैं आपको ये ट्रांसलेशन वगैरह करवाता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप ये मेरे वीडियो देखें तो आप जब भी देखें जब आपके पास अच्छे से समय हो, ताकि आप बिल्कुल ही समय निकाल के आप बैठ सकें। साथ में आप हमेशा ही एक कॉपी पेन भी रखें, ताकि कोई भी ऐसा नया वर्ड जिसकी मीनिंग आप नहीं जानते और आपको पता लगती है वीडियो के दौरान, तो आप साथ के साथ उसको नोट भी किया करें। और दोस्तों, नोट करने के अलावा उसमें और भी आप चीज़ें कर सकते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग भी आप ज़रूर करें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है दोस्तों, जब हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं तो हम कई बार याद तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनका लंबे समय तक प्रयोग नहीं करते तो दोस्तों वो वर्ड मीनिंग हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो जो हमारी जो मेमोरी है वो ऐसे ही काम करती है कि यदि हम उन चीज़ों का प्रयोग बार बार करते रहते हैं, उन चीज़ तो एक तरह से वो रिवीजन हमारा होता रहता है, वो हम नहीं भूलते। लेकिन यदि दोस्तों हम उसको एक दो बार पढ़ते हैं या याद करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें याद नहीं आती, फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बादाम कम खा रहे हैं तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, फिर हम लोग बादाम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ों का प्रयोग बार बार करेंगे, यदि आप उनको पढ़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनको सेंटेंसेस बनाएंगे, तब आप अगर यदि बादाम नहीं भी खाएंगे तब भी आप इनको आसानी से याद रख पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश किया करें, जब भी आपको मैं कोई नया वर्ड बताता हूं तो आप 5-6 उसके वाक्य बना लीजिए, या फिर जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उन शब्दों का, जो शब्द आपने नए सीखे हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश करें। तो यदि आप इनको बार बार यूज़ करेंगे तो दोस्तों वो जो शब्द आपने नए सीखे हैं वो आपकी मेमोरी में जाके बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाएंगे, तब आप उनको नहीं भूलेंगे। यदि आप बादाम नहीं भी खाएंगे तब भी वो आपको याद रहेंगे। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।